पिछले वीडियो में टेलर साहब का जो जीवन था, उन्होंने किस तरह से काम किया, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने संक्षिप्त में चर्चा की थी। उसके बाद अब इस वीडियो में बात करेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों की। अब देखो, चीज़ों को रटने में मज़ा भी नहीं आता है और वो मीनिंगफुल भी नहीं होता है ना, आपको लाइफ में कुछ सिखा पाता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक प्रक्रिया समझ लेंगे कि क्या-क्या हुआ था, फिर उन सारे सिद्धांतों को एक-एक करके देखेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए, होता क्या था कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभिक जब दिन थे ना, तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों ने प्रोडक्शन को तेज स्टार्ट कर दिया, लेकिन फैक्ट्री सिस्टम कैसा होना चाहिए इसको लेकर के कोई एस्टैब्लिश्ड थ्योरी नहीं थी, कोई ऐसी मीमांसा नहीं थी। मीमांसा समझते हैं कि एक एक स्थापित सिस्टम है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वो काफी परिष्कृत है, देखा गया है कि हाँ ये चीज काम करती है, ऐसा कुछ था नहीं। तो क्या हुआ, जो कारखाना प्रणाली थी ना, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था, उस पर किसी भी तरह के स्थापित मीमांसा का अभाव था। सबको ये नहीं पता था कि हाँ ये तरीका सही है, ऐसा कुछ था नहीं। और काम करेंगे तो समस्याएं तो आएंगी, जो काम नहीं करता है ना उसको तो कोई समस्या आएगी नहीं। तो काम करने में क्या होता है, कार्य संबंधी जो भी समस्याएं आ रही होती थी, उनके निराकरण के लिए जो मैनेजर्स होते, जो प्रबंधक होते थे, वो रूल ऑफ थंब का प्रयोग करते थे। क्या करते थे, अपने व्यक्तिगत निर्णयों पर निर्भर रहते थे। और व्यक्तिगत निर्णय ऐसा नहीं है कि जो मन आ रहा है वो, उनके अपने अनुभव है, उन्होंने देखा कि नहीं यार इस चीज से ऐसा होता है, इस चीज को करने से ऐसा होता है। लेकिन ये जो चीजें ऐसा करने से ऐसा होता है, ये कोई वैज्ञानिक रूप से या कैलकुलेशन या गणनाओं पर आधारित नहीं था, उनके व्यक्तिगत अनुभवों से था। उन्होंने देखा कि हाँ ऐसा हुआ था या ये चीज ऐसी हुई थी। और जब हम लोग व्यक्तिगत अनुभवों की बात करते हैं ना, तो कई बार बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को छोड़ देते हैं। इसीलिए आजकल मशीन लर्निंग और बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो हमें बहुत अच्छे से छिपी हुई चीजों को, जिसको हम अदरवाइज नहीं देख पा रहे होते, उनको भी हमें निकाल करके देना स्टार्ट करती हैं। तो उस टाइम पर तो ये सोचा भी नहीं होगा मशीन लर्निंग का, शायद उस टाइम पर नाम भी नहीं होता होगा। तो वैसी स्थिति में अपने अनुभवों से ज्यादा गणनाओं पर आधारित अगर निर्णय लिए जाएं, तो एक तो वो व्यक्तिपरक नहीं होंगे, एक सिस्टम बन जाएगा, कोई भी इंसान आएगा, सारे लोग वो काम कर रहे होंगे, है ना। और वहां से एक यूनिफॉर्मिटी भी आ जाती है। और साथ में अगर वो सिस्टम ही हमारा बेटर बन जाए, तो हम हमेशा ही अच्छा काम कर रहे होंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, जब व्यक्तिपरक निर्णय लेंगे तो सारे लोगों की क्षमताएं एक जैसी तो होती नहीं है। मुझे कुछ चीज ज्यादा अलग तरह से करने का मन करेगा, आपका अलग तरह से करने का मन करेगा। निश्चित रूप से या तो मेरा तरीका ज्यादा अच्छा होगा या आपका तरीका ज्यादा अच्छा होगा। और इसीलिए अगर हम एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम बना दें, एक मानक सिस्टम बना दें कि ये प्रणाली ऐसे काम करना है, तो वो शायद ज्यादा बेहतर तरीका हो, ऐसा लगा। तो हुआ क्या कि व्यक्तिगत निर्णय लिया करते थे, इसी को व्यक्तिगत निर्णय को हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ थंब। और दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारी एनसीईआरटी की कॉमर्स की किताबें हैं हिंदी में, उनमें बहुत ही गंदा ट्रांसलेशन है। इसको लिखा हुआ है अंगूठा टेक नियम, रूल ऑफ थंब। अंगूठा टेक उसको बोलते हैं जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होता है ना, जो निरक्षर है, जो अंगूठा लगा कर जाकर के टेक देता है। अंगूठा टेक नियम नहीं बोलते हैं इसको, हिंदी बोलने की जरूरत भी नहीं है। अब हिंदी में इसको अंगुष्ठ नियम भी बोला जाता है कभी कभी पे, मैंने कुछ जगह पे लिखा भी है यहाँ पे अंगुष्ठ नियम। अब रूल ऑफ थंब सिंबल समझ लो यार कि जहां पे जो समस्या आ रही है उसका हम निराकरण कर रहे हैं और धीरे धीरे अनुभव से सीखते चले जा रहे हैं, इसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। और इतना इंग्लिश यूज करोगे तो हिंदी का एग्जामिनर भी परेशान नहीं होगा उससे। तो क्या है, अनुभव आधारित है, ना कि गणनाओं पर आधारित। जब इस तरह की चीज की जाती है तो रूल ऑफ थंब होता है। हम लोग रियल लाइफ में बहुत ऐसा करते हैं कि जैसे ऐसा माना जाता है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में कि अगर आप 1 रुपए खर्च कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट पे, तो कम से कम आपका 8 गुना ज्यादा बिक्री होनी चाहिए। तो 8 गुना ज्यादा अगर आपकी बिक्री नहीं हो रही है तो आपका 1 रुपए खर्च करना जायज नहीं माना जाता। गणनाओं पर भी आधारित है, लेकिन रूल ऑफ थंब भी ऐसा माना जाता है। ऐसी जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स को कैसे माना जाता है कि अगर उनकी 1 रुपए सैलरी दे रहे हो आप किसी ब्रोकर को, या 1 रुपए उनकी आमदनी हो रही है, तो कम से कम उन्हें 10 गुना सेल्स करनी चाहिए। तो ऐसा उधर भी चीज चलती है, ऐसे एडवर्टाइजिंग का है, ब्रोकर्स का है। तो एक रूल ऑफ थंब है, अनुभव से आधारित हो रहा होता है, कोई गणना नहीं है उसके पीछे, है ना। अच्छा, अब ये जो रूल ऑफ थंब है वो क्या बताता है, अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के चैलेंजेस आएंगे। कभी किसी तरह की समस्या आएगी, कभी किसी तरह की समस्या आएगी प्रबंधन करते हुए कंपनी में, फैक्ट्री में। तो ट्रायल एंड एरर होता है कि यार ये करके देखते हैं वो सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये करके देखते हैं सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ट्रायल एंड एरर में क्या होता है ना, अगर सही नहीं हुआ तो संसाधनों की बर्बादी हुई कि नहीं हुई, संसाधनों की बर्बादी हो गई। और संसाधनों की बर्बादी होना ही मतलब बोल देते इनएफिशिएंट प्रोडक्शन हो गया। जो कार्य जितनी दक्षता से किया जा सकता था उतनी दक्षता से नहीं हुआ, हमने बीच में कहीं पर रिसोर्सेज को बर्बाद कर दिया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, और इसी वजह से जो हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड है वो हमें अपनाना ही पड़ता है यहाँ पर। और उसकी लिमिटेशन ये होती है कि उसमें कई बार रिसोर्सेज बेकार हो रहे होते हैं। और साथ में इससे हमें यह भी स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कॉज एंड इफेक्ट क्या था। समझ रहे हैं कि ये चीज करोगे तो ऐसा होगा, उसका हमने प्रमाण नहीं दिया।
क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां थी उस समय पर, है ना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि चुनाव के जीतने के समय पर ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे डेमोक्रेसीज हैं जहां पर आर्थिक कारण मैटर ही नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी कर जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो काम कर रही होती, जब इतने सारे फैक्टर्स किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वास्तव में कौन कौन सी चीजें फर्क डाल रही हैं, उनको समझ पाना कि हाँ ये चीज हुआ था, और कॉन्क्रीट टर्म्स में आप बोल पाओ कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। आपको लग रहा है उससे नहीं माना जाता, रूल ऑफ थंब में तो लगने वाली बात होती है, गणना पर आधारित नहीं होता। इसीलिए जो कॉज एंड इफेक्ट है उसके ज्ञान का अभाव रहता है, वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा बोल नहीं पाते। अब क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का अभाव है तो क्या होगा कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। अगर कॉज एंड इफेक्ट का ज्ञान है तो हम कह सकते हैं कि हाँ देखो ये कॉज है, ये कारण है, और इसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो ये है। तो कॉज एंड इफेक्ट का अगर हमें ज्ञान है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हमने काम किया होगा, तो हम ये कह पाएंगे, और इसी वजह से हम भविष्य में उसको फिर से यूज कर पाएंगे अगर हमें पुनः जरूरत पड़ेगी। तो भविष्य में पुनः प्रयोग करने को लेकर के भी संशय बना रहता था। कब? जब हमें कॉज एंड इफेक्ट नहीं पता। कॉज एंड इफेक्ट इसलिए नहीं पता क्योंकि हम ट्रायल एंड एरर से काम कर रहे होते थे। ट्रायल एंड एरर से क्यों कर रहे होते? क्योंकि रूल ऑफ थंब चल रहा होता था। तो आप ऐसे बैकवर्ड भी जाकर के देख सकते हो। तो ये स्थिति थी। अब इन सारे समय क्या समझ में आया कि भाई हमें ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाना चाहिए जो वैज्ञानिक मेथड को फॉलो करता हो, और इसीलिए हमारे टेलर साहब ने बोला क्या? टेलर साहब ने बोला कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित मार्ग की हमें आवश्यकता है। और वो मार्ग क्या होगा? वैज्ञानिक पद्धति का मतलब क्या होगा? पहले तो हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, समस्या है क्या। तो क्या हो जाएगा? समस्या को हमने परिभाषित कर दिया। उसके बाद से हम अल्टरनेटिव्स लेकर के आ गए। अल्टरनेटिव्स जो भी है, वैकल्पिक समाधान की, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, हमें पता करने की कोशिश करेंगे। फिर क्या, जो परिणाम है उनका पूर्वानुमान भी लगाया जाएगा। ट्रायल एंड एरर में आपको पूरा करके देखने की जरूरत होती है। यहाँ पर हम कई बार पूर्वानुमान करके क्या करते हैं, समय की बचत कर लेते हैं, संसाधन की बचत भी कर सकते हैं। तो अगर हम संसाधन की बचत करके कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे भी, है ना। और फिर क्या होता है कि जहां पर जो प्रोग्रेस हो रही है उसको हम मेजरमेंट कर पाए, उसको हम नाप पाए कि प्रगति कितनी हुई है, और फिर उसके बाद हम निष्कर्ष निकाल देते हैं कि भाई ये तरीका सबसे अच्छा है, ये वाला तरीका अच्छा नहीं है, ये वाला तरीका नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति होगी तो हम ये वाले तरीके से जाएंगे। समझ रहे हैं? तो वो जो निष्कर्ष निकाला उससे क्या समझ में आया? एक सिस्टम बना दिया कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो इस तरह से काम होगा। तो वहां पे जो व्यक्तिपरक निर्णय हो रहे थे अभी तक, जो व्यक्तिगत निर्णय लिए जा रहे थे, व्यक्तिगत के साथ इसको व्यक्तिपरक बोलना चाहिए, इंडिविजुअल पर डिपेंड करते हैं, वो नहीं लिए जाते रहे, उनकी जरूरत खत्म सी होने लगी क्योंकि ज्यादा एक स्टैंडर्ड सिस्टम आ गया था। और वही क्या हुआ, इन्हीं से क्या हुआ, ये सारे जो मेथड होता है ना, इसी में टेलर ने जो अंगुष्ठ नियम मतलब रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब भी लिखना यार, वो ज्यादा मीनिंगफुल है, के स्थान पर वैज्ञानिक प्रबंधन का विकल्प सुझाया। और इसमें करते क्या थे, ये किसी भी काम को, जिसमें कोई इंसान काम कर रहा है तो 8 घंटे उसको टाइम लग रहा है, तो 8 घंटे में उसने जो भी काम किया उसमें कौन से स्टेप में कितना टाइम लगा। जैसे मैंने वो रोटी और आटे, मतलब रोटी बनाने का उदाहरण दिया था आटे से, तो वो हर स्टेप में लगने वाले टाइम को एस्टिमेट करते थे, वो मोशन देखते थे, टाइम को एनालिसिस करते थे, और फिर उसी में एक ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम बनाने की कोशिश करते थे। और ये जब अपनी स्टील कंपनी में काम कर रहे हैं तो इन्होंने 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ाया भी था इन्हीं सारे मेथड्स का यूज करके। तो वहां पर भी समझ में आता है कि हाँ वैज्ञानिक प्रबंधन से फायदा हुआ। तो ये क्या करते हैं, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कम समय में तथा अधिक उत्पादकता वाले तरीकों को ढूंढते थे, क्योंकि इनको स्टैंडर्डाइज करना था। ये बोलते थे कोई सबसे अच्छा तरीका है और वो तरीका हमें ढूंढना है, और वो तरीका ढूंढने के लिए क्या हो जाता था, उन्हीं को हम लोग मानक कर देते थे, स्टैंडर्डाइज बना देते थे कि ये तरीका है। तो किस किस को स्टैंडर्डाइज कर सकते थे, कौन कौन से टूल्स आप यूज करोगे, कौन कौन से तरीकों यूज करोगे, और इन टूल्स और इन तरीकों को समझने वाले जो लोग हैं उनको आपने प्रशिक्षित कर दिया तो प्रशिक्षित हो गए लोग। तो ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैयार करो जिससे कि क्या होगा, आपका प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, गुणवत्ता ज्यादा अच्छी होगी, लागत कम होगी और बर्बादी भी कम होगी। ये इन्होंने बताया। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, जो इनके सिद्धांत थे उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो ये जो पूरी ऐसे मैकेनिज्म समझ में आ जाती है ना, फिर हमें सिद्धांतों को रटना नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत कहानी से एकदम लॉजिकल होता है कि हाँ ऐसा हुआ, अच्छा ये हुआ, फिर ये हुआ। तो इसी को हम लोग फॉलो करते हैं अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में। तो चलिए देखते हैं एक एक करके जो भी सिद्धांत है उनको भी। टेलर ने जो वैज्ञानिक सिद्धांत बताया वो उनको एक एक करके देख लेंगे। जो भी हम लोगों ने पुरानी बात की है उस समय काफी आइडिया लग जाएगा कि यही सिद्धांत होंगे। हम लोग एक तरह से घुमा फिरा कर उनकी बात कर चुके हैं। तो पहला सिद्धांत तो यही था कि भाई वैज्ञानिक पद्धति अपनाओ, रूल ऑफ थंब पर डिपेंडेंट मत रहो। सिंपल है ना। व्यक्तिपरक लोग निर्णय लेंगे, और व्यक्तिपरक निर्णय लेने में सीधी सी बात है कि जो है समान रूप से प्रभावित हो नहीं सकता। कोई ज्यादा अच्छा मैनेजर होगा, कोई खराब होगा। और इनका ऐसा मानना था कि कोई सबसे अच्छा तरीका एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग विश्लेषण से अध्ययन करके जान सकते हैं। तो वो तरीका हमें एक बार पता चल जाए और उस तरीके को ही हम लोग यूज किया करेंगे, तो एक वैज्ञानिक सिस्टम होना चाहिए, रूल ऑफ थंब पर नहीं जाएंगे। पहला सिद्धांत।
दूसरा सिद्धांत इनका आता है सहयोग हो ना कि टकराव हो। किसके बीच में? देखो, कंपनी के कुछ मालिक हैं या कोई भी फर्म हो सकती है, नॉट नेसेसरली कंपनी, बट कंपनी में ही सबसे बड़ा मैनेजमेंट का रोल आता है। जितनी जटिलता बढ़ती जाती है उतना ही मैनेजमेंट का ज्यादा रोल आता है। तो मालिक हो गया, मालिक लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुना, शेयर होल्डर्स ने, जिसमें से मैनेजर्स आ गए, और इन मैनेजर्स का काम होता है कर्मचारियों से काम लेकर के आना। तो सीधी सी बात है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट समझ रहे हैं? एक मतभेद हो जाएगा, एक भेद हो जाएगा, एक लड़ाई हो सकती है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। किसके किसके बीच में? प्रबंधकों और कार्यदल के बीच में, जो एम्प्लॉइज हैं और जो मैनेजर्स हैं। मैनेजर्स भी एक तरह के एम्प्लॉइज हैं, लेकिन जो लोग जो वर्क फोर्स है वो और मैनेजर्स के बीच में, क्योंकि वर्क फोर्स से काम लेकर के आना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये दिखता है कि प्रबंधकों की जिम्मेदारी होती है काम पूरा कराने की, और इसीलिए काम पूरा कराने के लिए ये लोग कार्यदल के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप काम सही से करके दो। तो एक आपस में फ्रिक्शन की संभावना बनती है। यहां पर टेलर बोलते हैं कि दोनों को समझना चाहिए, प्रबंधकों को समझना चाहिए कि भाई ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, काम तो यही लोग करके दे रहे हैं। इनको ये समझ में आना चाहिए कि प्रबंधक हमसे काम सही से करा लेंगे तो फायदा होगा, और अगर फायदा हो तो वो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, वर्कफोर्स है, उसके साथ भी वितरित किया जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं टेलर साहब। और जब ये होने लगेगा तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा काम होने में दोनों का ही फायदा है, प्रबंधकों का भी और जो वर्कफोर्स है, जो कार्यदल है, उसका भी। इसी तरह से दोनों ही महत्वपूर्ण है, ये भी दोनों को समझ में आना चाहिए, और इन दोनों पॉइंट को समझाना पहले पड़ेगा, तभी काम अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा और तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो वो चक्का जो जाम हो रखा है प्रबंधकों और कार्यदल के बीच में, एक दूसरे को जो फ्रिक्शन हो रहा है, उसको स्टार्ट करने के लिए पहले किसकी जरूरत है? तो एक मानसिक क्रांति लाने की जरूरत है। ऐसा बोला करते थे कि प्रबंधक एवं श्रमिक दोनों में संपूर्ण मानसिक क्रांति का आह्वान किया इन्होंने, कि आप लोग समझ लो कि भाई दोनों लोग एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो, दोनों को फायदा हो, तो क्या किया जाए? जब फायदा हो जाए कंपनी का, तो वो जो भी फायदा हो रहा है वो कार्यदल के साथ भी शेयर किया जाए, जिससे कि उनको समझ में आए। और कार्यदल की जिम्मेदारी ये है कि वो और मेहनत से काम करें, नई चीजों को समझने के लिए तैयार रहें, नई टेक्नोलॉजी अगर आ रही है तो उसके लिए भी तैयार रहें। ठीक, तो कंपनी का फायदा सोचो सारे लोग मिलकर के, ऐसा इनका मानना था। अब बात तो गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा जो रियलिटीज है उसको ध्यान नहीं देता है, ये वाली जो बात है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। कई बार पर्सनल लेवल पर भी बहुत सारी चीजें आ रही होती है, इन्होंने बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड कर दिया चीजों को कि ऐसे ऐसी चीजें चलेंगी। बिल्कुल वैसा नहीं चल रहा होता, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन इमोशंस भी आते हैं, आपस में लोगों के अलग अलग तरह की इच्छाएं होती हैं, लोगों का अलग अलग तरह का कंपनी में आने का पर्पज होता है। तो वो सारी चीजें हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे जब मैनेजमेंट थ्योरी, तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए इन्होंने ऐसा बोला। अब इसमें एक उदाहरण बहुत ही अच्छा मिलता है हम लोगों को जापानियों का। तो जो जापानीज वर्क कल्चर है उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉइज किसी बात से नाराज भी है मैनेजमेंट से, तो काली पट्टी बांध लेंगे। क्रिकेट में आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कि काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन करने के लिए या अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए खेलते हैं। तो ऐसा नहीं कि काम रोक देंगे, काली पट्टी बांध देंगे, कई बार ज्यादा काम करेंगे, समझ रहे हैं? तो जापान में अगर अपना गुस्सा दिखाना है तो ज्यादा देर तक काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, जिससे समझ में आ जाए मैनेजमेंट को कि हाँ कुछ समस्या चल रही है। हमारे यहाँ क्या होता है या ज्यादा देशों में क्या होता है कि हड़ताल कर दी, काम बंद, है ना, चक्का जाम बोलते हैं उसको, चक्का जाम कर दिया, ठप, काम ठप कर दिया, तो उसमें तो नुकसान हो रहा होता है सबका। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको गुस्सा भी दिखाना है तो भी ऐसे दिखाओ कि कंपनी को नुकसान ना हो, आप दिखाओ कि हाँ आपको समस्या हो रही है, ठीक है। तो ऐसी चीज होती है। तो उन्होंने इसका एग्जाम्पल भी दिया जापानीज, जो जापानियों की कार्य संस्कृति है उसका। अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो इसी का एक एक्सटेंशन है, सहयोग ना कि टकराव का, इसी का ही है, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। इसमें क्या है? इसमें ये बात है कि देखो मैनेजमेंट का काम होता है चीजें काम निकलवाना और साथ में आगे की योजना बना करके चलना, लेकिन इनका कहना है कि अगर जो हमारी कार्यदल है वो तो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही होती है, उसको देख रहा होता है, तो अगर वो कोई अच्छा क्रिएटिव सॉल्यूशन, क्रिएटिव सजेशन या रचनात्मक सुझाव लेकर के आते हैं और उसकी वजह से कंपनी को फायदा होता है, तो उनके साथ लाभ बांटो, उनको शाबाशी दो। और कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हो रही है तो फिर आप वर्कफोर्स के साथ में मिलो, इन्वॉल्व करके लो, अकेले अकेले मैनेजर्स ले लें, वो चीज ठीक नहीं है। तो लाभ बांटना, साथ में उन लोगों को जो बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है जिसमें सारे लोगों के ऊपर फर्क पड़ रहा है, तो उसमें उनको इन्वॉल्व करो। और सभी का साथ में काम करने वाला का ऐसा था कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कफोर्स है उसके लगभग जो काम का विभाजन है वो बराबर होना चाहिए। मैनेजमेंट को श्रमिकों के साथ या जो भी वर्कफोर्स है उसके साथ लगे रहना चाहिए, उनको लगातार इंकरेज करना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए, तब ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ रही होती कंपनी की, ऐसा इनका मानना था। और साथ में श्रम संगठन की आवश्यकता ही नहीं है अगर पूरा ट्रस्ट है, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, संप्रेषण समझते हैं,
कि जो भी लेबरर्स को बोलना है वो मैनेजर्स को बता पा रहे हैं, मैनेजर्स को भी से कुछ फायदा हो रहा है, वो लेबरर्स को बांट भी दे रहे हैं क्योंकि लेबरर्स के अच्छे काम करने की वजह से। तो ऐसे में ट्रेड यूनियन की जरूरत ही नहीं है। इनका ऐसा बोलना है कि ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट ही तब करेगी जब इस तरह की समस्याएं होंगी। तो एक आइडियल रियलिटी से दूर वाला थॉट लेकर के चल रहे हैं, जिसमें ये दोनों भी इनके सिद्धांत आ गए कि ऐसा करना चाहिए, सहयोग हो ना कि व्यक्तिवाद हो, और सहयोग हो ना कि टकराव हो। ठीक, अच्छा, अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि हर इंसान की जो क्षमता है वो मैक्सिमाइज की जा सके। क्योंकि जो औद्योगिक कार्य क्षमता है ना, वो वास्तव में कर्मचारियों की योग्यताओं पर ही निर्भर करती है, और इसीलिए ये प्रशिक्षण को भी सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए आप स्टार्टिंग में ध्यान दीजिए, उन्होंने बोला था कि जो हमारे स्टैंडर्ड टूल्स हैं, स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, उसमें जो ट्रेंड लोग हैं, जो प्रशिक्षित लोग हैं, वो लोग मैनेजर्स बने। ऐसा नहीं है कि जैसे हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि उन्हीं का जो सबसे बड़ा इंसान है वही कर्ता बन जाता है। तो ऐसा इनका कहना नहीं था। इनका कहना था कि प्रशिक्षण का बहुत बड़ा महत्व है। और इनका एक और इसमें सजेशन आता है कि जब हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे होते हैं, जब अपने यहाँ किसी को नौकरी दे रहे हैं, उसी टाइम पर हम ये समझ लें कि कौन से इंसान की कैसी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता है, उसको उसी तरह का जॉब दिया जाए। तो वहां से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरऑल जो एफिशिएंसी वो बढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों ने टेलर साहब का ये पढ़ लिया। अब इसमें टेक्निक्स क्या क्या यूज की जाती हैं वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए, उसको हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि कोई नया वीडियो तो आपको पता चलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आपका ही भला होगा, आपके दोस्तों का भी होगा और हमारा भी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।